नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लास A to Z पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स के फ्री फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं और इस बैच में आपको लगातार डेली बाय डेली वीडियो मिल रही है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वार्क मॉडल के ऊपर। और क्वार्क मॉडल बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसे उदासीन होता है। तो इन क्वार्क कण आखिर में क्या होता है, क्वार्क कण की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन वैज्ञानिक ने क्वार्क कण के बारे में अध्ययन किया था, किसने सबसे पहले बताया था, आज की इस पूरी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वार्क मॉडल, आज का जो टॉपिक है क्वार्क मॉडल है ना भाई। आज का जो टॉपिक है क्वार्क मॉडल है। आज का टॉपिक जो है क्वार्क मॉडल है। याद रखना क्वार्क मॉडल जो है, क्वार्क मॉडल ये कब दिया गया था, तो 1964 ईस्वी में। कब दिया गया था मेरे भाई, 1964 ईस्वी में दिया गया था। क्वार्क मॉडल कब दिया गया था, 1964 ईस्वी में दिया गया था। और क्वार्क मॉडल को देने में दो लोगों की इसमें अहम भूमिका थी, जिनका नाम है जॉर्ज ज़्वाइग और मरे गेलमन, है ना। जॉर्ज ज़्वाइग व मरे गेलमन नाम बड़ी खतरनाक है मेरे दोस्त, है ना। जॉर्ज ज़्वाइग व मरे गेलमन नामक वैज्ञानिकों ने क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया। अब ये क्वार्क मॉडल होता क्या चीज है, इसमें इन्होंने बताया क्या चीजें था, इसके बारे में समझते हैं। तो याद रखना क्वार्क मॉडल में ये बताया गया था कि सभी मूल कण जो होता है, सभी मूल कण जो होते हैं क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन से कण से मिलकर बने होते हैं मेरे भाई, क्वार्क, है ना। क्वार्क कण से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। ये बातें बताई गई थी, बने होते हैं, है ना। क्वार्क कणों से मिलकर के क्या होते हैं भाई, बने होते हैं। मूल कण जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने जाते हैं। और ये क्वार्क कण जो होते हैं, ये मूल कण जो होते हैं अस्थाई होते हैं। मूल कण क्या होते हैं भाई, अस्थाई होते हैं। लेकिन जो ये क्वार्क कण होते हैं थोड़े ये कम अस्थाई होते हैं। क्वार्क कण क्या होते हैं, थोड़े कम अस्थाई होते हैं। और क्वार्क कण के बारे में थोड़े से समझते हैं आप लोग, है ना। क्वार्क कण जो बताया गया था कि जो क्वार्क कण होता है ना भाई, जो क्वार्क, है ना, क्वार्क कण जो है यह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है, ये बात ध्यान में रखना, 6 प्रकार का होता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर होगा? आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार में कौन कौन से हैं सबके बारे में डिटेल समझाता हूं, और एक एक बात को ध्यान से समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले कौन आता है, तो अपक्वार्क। कौन आएगा भाई, अपक्वार्क, ठीक है ना भाई, अपक्वार्क। अपक्वार्क के बाद दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है डाउन क्वार्क। कौन, डाउन क्वार्क, है ना भाई। अपक्वार्क, फिर डाउन क्वार्क, फिर चार्म क्वार्क, फिर चौथे नंबर पे, है ना, अप डाउन चार्म क्वार्क आ गया। फिर स्ट्रेंज क्वार्क, ये चौथे नंबर पे याद रखेंगे। 5वें नंबर का कौन सा होता है मेरे भाई, 5वें नंबर पे कौन होता है, क्रम भी थोड़े से याद रखोगे तो फायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदे के लिए मैं क्रम में लिखने के लिए बता रहा हूं। 5वें नंबर पे आता है आपका टॉप क्वार्क। कौन सा भाई, टॉप क्वार्क। और 6ठे नंबर पे जो आता है बॉटम क्वार्क। अब ये क्वार्क कण जो होते हैं, अब इसमें एक बात ध्यान में समझना है, ये आपके 6 टाइप के क्वार्क कण होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क होते हैं। अब ये जो 6 प्रकार के क्वार्क कण जो यहां पर बांटे गए हैं, इसमें से एक बात को आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। ध्यान में क्या रखना है आपको, कि जो इसमें 2 क्वार्क है, जैसे कि मैं बोलूं अप क्वार्क की बात करूं और डाउन क्वार्क की मैं बात करूं,
इन दोनों के ऊपर मैं एक टिप्पणी यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, एक बात लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझना होगा कि जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होता है ना भाई, अप क्वार्क, है ना भाई, अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क, है ना, दो क्वार्क के बारे में समझना आपको। अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क, सभी क्वार्क कणों में, है ना भाई, जितने भी यहां पर 6 क्वार्क कण दिखाई पड़ रहे हैं, सभी क्वार्क कणों में हल्के होते हैं, सभी क्वार्क कणों में सबसे हल्के होते हैं, सबसे क्या होते हैं, सबसे हल्के कण होते हैं, सबसे हल्के कण होते हैं। और साथ साथ एक बात और याद रखना होगा, तथा इसके बाद और याद रखना, ये हल्के कण होते हैं तथा ये अस्थाई भी ज्यादा होते हैं। ये सभी कणों के अपेक्षा, सभी क्वार्क कणों के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ये लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो छोड़ सकते हो। क्वार्क कणों के अपेक्षा ज्यादा अस्थाई होते हैं, इतनी बातों को आपको याद रखना है। मतलब इन सभी में, इन 6 में सबसे ज्यादा अस्थाई होने का काम कौन कौन करते हैं, तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब इसमें कहो कि सर 4 जो बच रहे हैं, जैसे चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, है ना, बॉटम, ये जो 4 आपके पास क्वार्क कण हैं, इन दोनों के अपेक्षा क्या होते हैं मेरे भाई, भारी होते हैं। और इन दोनों के भारी, इन चारों के भारी होने की वजह से ये जो 6 प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा ये चारों कुछ समय बाद ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में। तो अब यहां पर ब्रह्मांड में मैं बात करूं तो यही 2 प्रकार के क्वार्क कण दिखाई पड़ते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब इसके आधार पर जो क्वार्क कण होते हैं, इनको 2 टाइप में बांटा जाता है। कितने टाइप में, 2 टाइप में बांटा जाता है। 3-3 का पेयर होता है। कितने कितने का पेयर होता है भाई, 3-3 का। 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। जैसे मैं बात करूं 2-2 लोगों को लेकर के, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, एक क्रम याद रखोगे तो एक फायदे होंगे मेरे भाई, एक फायदे में रहोगे। क्रम याद रखते हो तो अप क्वार्क, यहां पर आपका डाउन क्वार्क, एक आपको छोड़ना है, एक पकड़ना है। जैसे मैंने अप क्वार्क लिया तो एक छोड़ दूंगा, तो फिर दूसरा कौन बनेगा, चार्म क्वार्क। ठीक है, यहां पर याद रखना होगा, अप क्वार्क के बाद चार्म क्वार्क, फिर एक छोड़ना है, फिर एक लिखना है, तो एक यहां पर बना। तो ये जो 3 प्रकार के आपके पास क्वार्क कण दिखाई पड़ते हैं, इसको अप टाइप क्वार्क बोला जाता है। अप टाइप, है ना, इसको क्या बोला जाता है, अप टाइप क्वार्क, है ना भाई, अप टाइप क्वार्क कण बोला जाता है ना भाई, अप टाइप क्वार्क बोला जाता है। और इस पर मैं बात करूं आवेश कितना होता है, अब मैं इस पे आवेश की बात करूं तो +2e अपान में किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। +2e बटे में 3 के बराबर होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है ना, आवेश वाली। अब यहां पर बच गए आपके पास कितने, 3, एक डाउन टाइप क्वार्क, एक स्ट्रेंज क्वार्क और एक बॉटम क्वार्क। इन तीनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से इन तीनों को बोला जाता है डाउन टाइप क्वार्क। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाएगा, डाउन टाइप क्वार्क, है ना भाई, डाउन टाइप क्वार्क बोला जाएगा, डाउन टाइप क्वार्क। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, है ना, यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। इसको बोला जाता है डाउन टाइप क्वार्क, ठीक है ना, डाउन टाइप क्वार्क बोला जाता है। क्लियर। अब ये डाउन टाइप क्वार्क जो होता है, इस पर मैं बात करूं कि आवेश कितना होता है, इस पर मैं बात करूं कि आवेश किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो याद रखना मेरे भाई, आवेश इस पर -e/3 के बराबर होता है। -e बटा में 3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आवेश -e/3 के बराबर होता है। अब इसके आधार पर ही बात होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, किस पर कितना आवेश होता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना
कि आखिर में ये जब आपने सर बताया था कि जो भी बटा टाइप के आवेश होते हैं वो ई में हम लोग बटा के रूप में नहीं लेते हैं, जो भी गुणांक आता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये आपके मूल कण नहीं है, ये आपके मूल कण नहीं होते हैं, ये आपके इसका भाग होता है, मतलब वो कैसे बने हुए हैं ये होता है। लेकिन फिर भी यदि इनको संयुक्त रूप से देखा जाए तो ये भी क्वार्क जो आपका क्वांटीकरण होता है, आवेश का क्वांटीकरण, उसके नियम का पालन करते हैं। ये बात आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में, है ना। किसके किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये लाइन मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, अब ध्यान देना इधर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये कितने क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है? तो याद रखना होगा कितने क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है, तो याद रखना होगा आपको। ये 3 डाउन टाइप क्वार्क से मिलकर बना होता है। 3 डाउन टाइप क्वार्क से मिलकर बना होता है। 3 डाउन टाइप क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है। क्वार्क कणों से मिलकर बना है, से बना होता है, बना होता है। तो आपने आवेश की योज्यता में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालने की बात आएगी तो सभी के जितने भी भाग बटे होंगे हम सभी के आवेश को आपस में जोड़ लेंगे। सभी के आवेश को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और सभी के आवेश को आप जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से देखना होगा। माइनस पहला वाला का -e/3, दूसरे वाले को भी जोड़ना है, ये भी -e/3, और तीसरे वाले को भी जोड़ना है, मतलब -e/3। इसका मतलब सिंपल हुआ, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। मतलब यहां पर सभी का एलसीएम 3 आएगा, -e फिर -e फिर -e, मतलब -3e/में 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब कि इसका जो आवेश होता है -e के बराबर होता है। और e बच्चा मैंने बताया था आप लोगों को, e जो होता है मूल आवेश होता है, और मूल आवेश का जो मान होता है आपको पता भी होगा कि मूल आवेश का मान किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। यहां तक क्लियर होगा? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझना, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर किसके? प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। ये प्रोटॉन जो होता है यह कितने से मिलकर बना होता है? तो एक बात याद रखना, इसमें ये 2 अप टाइप क्वार्क होता है। इसमें 2 अप टाइप क्वार्क, 2 अप टाइप क्वार्क, 2 अप टाइप क्वार्क, ठीक है ना भाई, क्वार्क कण होते हैं। और एक होता है डाउन टाइप क्वार्क, एक डाउन टाइप क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। मतलब टोटल मिला के 3 यहां पर भी क्वार्क कण लगे होते हैं, और ये 2 अप होता है, एक डाउन। तो यदि इस पर मैं आवेश के बारे में मैं बात करूं, इस पर आवेश के बारे में मैं बात करूं कि कितना आवेश होगा, तो समझना जरा यहां पर कि 2 अप टाइप क्वार्क है। अप वाले पर कितना होता है भाई? तो +2e/3 होता है। +2e/ में क्या होता है? 3 होता है। तो +2e/ में भाई 3 बताओगे, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वाले का मैंने लिखा, दूसरे वाले अप का लिखूंगा तो फिर 2e/ में क्या आएगा? 3, और प्लस चिन्ह होता है, लेकिन यहां पर आएगा तो भाई माइनस, क्योंकि डाउन टाइप क्वार्क है, और डाउन टाइप क्वार्क जो होता है -e/ में 3 होता है। मतलब बच्चा -e/ में आप 3 लिखोगे तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस सिंपल, और सबका एलसीएम लिखोगे तो 3 आएगा। सभी जगह पे 3 है, 3 आएगा। अब यहां पर 2e माइनस, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, फिर e, 2 और 2 मिलके 4 आया, 4 में से 1 चला गया, मतलब 3e/ में e आया। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल, मतलब यहां पर मिला क्या? e, और e का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 10 के पावर क्या होता है? -19 कूलाम होता है, राइट? यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसीलिए प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव आता है
और इसका आवेश जो होता है कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ये बात भी आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। ओके, और दूसरा चीज, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश होते हैं इसको हम लोग आवेश का क्वांटा भी कहते हैं, है ना। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन हो, ये भी पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन या कर दे रहा हूं, प्रोटॉन के आवेश को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटा 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 कहा जाता है। क्योंकि आपको पता भी होगा ये सबसे न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, बस ये माइनस में होता है और ये किस में होता है, प्लस में होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो आवेश होते हैं उनको आवेश का क्वांटा कहा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण पढ़े थे आप लोग आवेश का पिछले वीडियो में, याद होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो आवेश होता है उसको आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है, आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक आप बातों को क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब तीसरा आदमी बचता है, कौन कौन बचता है भाई, तो न्यूट्रॉन। तीसरा कौन बचता है, न्यूट्रॉन। हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की भी, किसकी बात कर लेते हैं यहां पर, न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, न्यूट्रॉन जो होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ये किससे बना होता है ये समझना है आपको। तो ये बेचारा जो होता है एक अप टाइप क्वार्क, एक अप टाइप, एक अप टाइप और दो डाउन टाइप क्वार्क, दो डाउन टाइप क्वार्क से मिलके बना होता है, दो डाउन टाइप क्वार्क से मिलके बना होता है। अब इसकी बात आएगी कि भैया इस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश कितना होता है। तो एक यहां पर आपको अप है, मतलब +2e/3, मैंने बताया कि अप वाले के लिए इतना रखना है और डाउन वाले के लिए -e/3, मतलब -e/3 फिर -e/3। अब 2 है, 2 ये भी आपकी कहानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब ये कैसा होता है, उदासीन होता है। यहां तक आपको सभी भाइयों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप कुछ बातों को और समझा देता हूं आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आपको काम करेगा वो चीजें, है ना, वो चीजें आपको काम करेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले सकते हो, नोट करना चाहते हो मेरे भाई नोट कर सकते हो। ये रहा आपका क्वार्क मॉडल, है ना, ये रहा आपका क्वार्क मॉडल। ओके, क्वार्क मॉडल आपने विधिवत समझ लिया। अब कुछ पॉइंट्स को मैं नोट करा रहा हूं जो आपके न्यूमेरिकल में बेहद फायदे की चीज होंगे, फायदे की चीज साबित होंगे, है ना, फायदे की चीज साबित होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, क्वार्क कणों के खोज होने के बाद भी आवेश का क्वांटीकरण लागू होता है। ओके, चलिए थोड़े से इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़े से यहां पर मिटा देते हैं, ठीक है, इसी को हटा दे रहा हूं। ओके, जो थोड़े से कुछ काम की चीजें जो न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी उसको मैं बता देता हूं। क्योंकि एक एक चीज से आपको मजबूत बनाना है मेरे को, ताकि आपका नंबर अच्छा है मेरे भाई। देखो, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप सभी को पता भी, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है, एक बात ये याद रखनी होगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश समझ गए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये भी जरूरी है समझना।
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, ये भी बात साथ साथ याद रखोगे, ये भी बात साथ साथ याद रखोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद से प्रोटॉन की बात करोगे, है ना, प्रोटॉन की बात करोगे। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्लस में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना मेरे भाई, इतना कूलाम। ओके, अब यहां पर इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये भी याद रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये भी आपको याद रखना है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, तो ये आपको याद रखना है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 केजी होता है ना, 27 केजी होता है। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। और आपको न्यूट्रॉन पे तो पता चली गया, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रॉन जो होता है कैसा होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, तो उदासीन होता है, ये भी बात याद रखना है। दूसरा चीज अल्फा कण, ये काफी ज्यादा न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपका। अल्फा कण पर आवेश किसके बराबर होता है, तो जो अल्फा कण होता है हीलियम के नाभिक के बराबर मान के चलो, मतलब ये 2 इस पर जो भी आवेश होगा वह किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो 2e के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2e के बराबर। आपको पता भी होगा कि 2e का मतलब e का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। मतलब अल्फा कण पर आवेश की मैं बात करूं तो ये 3 कितना हो जाएगा, 16 दूनी के 32 होता है, एक स्थान पे दशमलव, अर्थात 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम, है ना। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो इतना भाई याद रखना होगा। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो याद रखना 6.67 या 6 लिख सकते हो, 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, है ना भाई। तो इतना किलोग्राम, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल में आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा, इतनी चीजों को आप याद रखते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ये बात जरूर याद रखना। ओके ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। अब यहां पर थोड़े से बात को और कर लेते हैं, है ना। अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक ना, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, कुछ बात को और समझते हैं। उसके बाद से हम लोग चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम, है ना। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक चीज और टॉपिक बचा हुआ है उसको खत्म कर लेते हैं। टॉपिक मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। चलिए चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। देखो भाई, अब आगे आपको क्या पढ़ने हैं, पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, पदार्थों का वर्गीकरण जो होता है मतलब पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, उसके आधार पर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा जो कहानी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करती है। मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पीछे भी बताया था और आगे भी बता दूंगा, ध्यान से देखना। अब पदार्थों का वर्गीकरण जो होता है, हम बोलते हैं एक चालक पदार्थ, पहला आप देखे भी होंगे या सुने भी होंगे, चालक। एक आप बात करोगे कुचालक बोल सकते हो या विद्युत रोधी बोल सकते हो, विद्युत रोधी बोल सकते हो, विद्युत रोधी बोल सकते हो, या
अचालक बोल सकते हो या अचालक बोल सकते हो। और तीसरा जो भाई पढ़ोगे ना, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। और इसी से जो कुचालक है, इसी में एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, प्रावैद्युत पदार्थ, है ना, प्रावैद्युत पदार्थ, एक चीज और नया पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, प्रावैद्युत पदार्थ। एक एक को मैं बता दे रहा हूं, आपको पता भी होगा कि जो भी चालक होता है उसमें या तो आप ऐसे डिफिनेशन देते हो कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसको क्या कहते हैं, चालक के नाम से जानते हैं। तो एक बात तो यहां पर भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी तो चालक कहेंगे किसको, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है ना, वे पदार्थ, सीधा सीधा बोल सकते हो, है ना। इसका डेफिनेशन देते वक्त एकदम सिंपल बता सकते हो, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो मेरे भाई, है ना, चांदी हो गया, है ना, आप बोल सकते हो तांबा बोल सकते हो, है ना, लोहा बोल सकते हो, एल्युमिनियम बोल सकते हो, ईटीसी, है ना। अब दूसरा चीजें अब ध्यान में यहां पर रखना होगा। अब चालक के बाद आएगी भाई कुचालक की, या विद्युत रोधी की, या अचालक की, एक ही नाम लिख रहा हूं मैं, कुचालक, है ना। मैंने क्या बोला, कुचालक। कुचालक किसको बोलेंगे भाई, वे पदार्थ इसके अंतर्गत आएंगे, है ना, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, होती है। उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसे हम लोग, उसे कुचालक कहते हैं, उसे कुचालक पदार्थ कहेंगे, कुचालक कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बात करूं, प्लास्टिक वगैरह ये सब चीजें लेना चाहते हो ले सकते हो, है ना, चमड़ा हो गया, है ना, चमड़ा हो गया, है ना, ये भी विद्युत रोधी हो गया। चाहे आप गंधक वगैरह बोलना चाहते हो वो भी बोल सकते हो, है ना, गंधक हो गया। ये सब चीजें जो आएंगे ना जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वो चीजें क्या बोली जाएंगी, कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको क्या बोला जाएगा, चालक। या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी, है ना, पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी, उसको चालक बोलेंगे। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नगण्य होगी, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक पदार्थ बोलेंगे। दूसरा चीज यहां पर याद रखना है, इसी से रिलेटेड जो होता है प्रावैद्युत पदार्थ, इसी से रिलेटेड कौन है भाई, प्रावैद्युत पदार्थ। और ये चैप्टर में आएगा भी, है ना, प्रावैद्युत पदार्थ चैप्टर में आएगा भी, इसको ध्यान से समझना भी है। ये कुचालक पदार्थ ही एक तरह से होता है, ये एक तरह से क्या मेरे भाई, कुचालक पदार्थ है। लेकिन यहां पर होता क्या चीज है, वे कुचालक पदार्थ, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ जो अब यहां पर बात ध्यान में रखना है, ये विद्युत धारा या वैद्युत प्रभाव, जो भी बिना विद्युत धारा प्रवाहित हुए, ये वैद्युत प्रभाव को क्या करता है, वैद्युत प्रभाव को ये भाई क्या करता है, दिखाता है। तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं हम लोग प्रावैद्युत पदार्थ। वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे भाई, प्रावैद्युत पदार्थ बोलेंगे, है ना। मैंने क्या बोला, वे कुचालक पदार्थ जो वैद्युत प्रभाव बिना, है ना, वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन को प्रदर्शित करते हैं, जो वैद्युत प्रभाव बिना, वैद्युत प्रभाव बिना, वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ
कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे आप बोलना चाहते हो कागज हो गया, है ना, कागज हो गया, मोम हो गया, है ना, मोम हो गया, गंधक हो गया, ऐसे तमाम चीजें हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा मोम हो गया, रबड़ हो गया, अभरक हो गया, है ना, अभरक वगैरह भी बोल सकते हो, है ना। मोम वगैरह तो लिख ही दिए हैं। आप सीधा सीधा अभरक के बाद ये भी लिख सकते हो क्या, एग्जैक्ट रबड़ भी बोला जा सकता है ना, रबड़ भी बोला जा सकता है। ये सब चीजें जो होती हैं वह किसके अंतर्गत आएंगी, परावैद्युत प्रभाव के पदार्थ के अंतर्गत आएगी। और लास्ट में बचेगा भाई अर्धचालक। लास्ट में क्या बचेगा, अर्धचालक। इसको भी हम लोग जल्दी से खत्म कर देते हैं, अर्धचालक। ओके, अर्धचालक भाई किसको बोला जाता है, सिंपल यहां पर याद रखना होगा, अर्धचालक किसको बोला जाता है। अब ये आधा चालक, नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक, मतलब यहां पर भाई कि आधा वो चालक के जैसे काम करेगा, आधा अचालक के जैसे काम करेगा। मतलब सीधा सीधा इसका डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हो कि वे पदार्थ जो जिसकी चालकता चालक से कम होगी और अचालक से क्या होगी मेरे भाई, ज्यादा होगी। तो अब यहां पर आप बोल सकते हो कि वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से ज्यादा होती है, अचालक से ज्यादा होती है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं बात करूं, इससे और भी एक मोटा मोटी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे आप बोलते हो जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कार्बन वगैरह भी होते हैं, है ना। अब यहां पर ध्यान देना एक चीज, यदि इसी अर्धचालक को देखा जाए 0 केल्विन ताप पर, जो अर्धचालक होता है इसको याद रखना, 0 यदि टेम्परेचर कितना हो जाए 0 केल्विन, 0 केल्विन ताप पर ये कैसा व्यवहार करता है, तो अचालक के जैसे, ये बात जरूर याद रखना, अचालक के जैसा होता है, अचालक के भांति व्यवहार करता है। अचालक के भांति क्या करता है भाई, व्यवहार करता है। अचालक की भांति क्या करता है, ये व्यवहार करता है। अचालक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। यदि 0 केल्विन ताप रहेगा तो ये बात जरूर याद रखना। ओके, आई होप यहां तक पूरी की पूरी बातें आपको समझ आई होगी, है ना। तो भाई सेशन को आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा।